hold. Yeah. Yeah. Good morning to all of you and welcome, really warm welcome. We have Dr. Ashish Gulia with us because पिछले बार जब आप लोगों से बात हुई थी तब आपने कहा था कि आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक चीजें चाहिए. प्लीज रिक्वेस्ट है आपका माइक ऑफ रखिए और फोटो भी मतलब खोलिए. बाद में जब डॉक्टर साहब का पूरा टॉक हो जाएगा then we will ask you to ask your questions and open your mic. तब तक अगर कुछ बहुत प्रेसिंग क्वेश्चन अगर आते हैं बीच में तो फिर आप चैट में डाल सकते हैं ताकि अगर बीच में अगर ब्रेक लेकर हमें कुछ क्वेश्चन पूछने तो हम पूछ सकते हैं. सो ओवर टू यू डॉक्टर गुलिया. थैंक यू वेरी मच. ये लोग बहुत enthusiastic हैं about everything, about knowing more about sarcoma and to do more things about it, about the new treatments that are there. क्योंकि आजकल इम्यूनोथेरेपी वगैरह के बारे में बहुत कुछ सुनना जाता है. फिर कोविड और सार्कोमा से बहुत सारे रिलेशनशिप है. अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सार्कोमा के लिए लेट आते हैं लोग बाग और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो आपको मालूम है कि सबकी होती है. उसके बारे में क्या कहना है. और एक जो बड़ा प्रोग्राम है वो है बडी प्रोग्राम. तो उसके विषय में मैं आपसे या तो आप मुझे बता दीजिएगा या फिर प्रश्न कर लेंगे. थैंक यू डॉक्टर गुलिया. सो ओवर टू यू. आपका सब बताइए. थैंक यू मैडम. वंदना जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए. और मैं इतने सालों से आपके साथ एसोसिएटेड हूँ, आपके साथ काम कर रहा हूँ और बहुत खुशी होती है मुझे देखकर कि किस तरीके से वी केयर फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ग्रो किया है. जो हमारे सर्वाइवर्स हैं उनको रिकग्नाइज किया है और सिर्फ जिस तरीके से शुरू किया गया था उस तरीके से मोनोटोनस ना होके हर साल या हर कुछ समय के बाद आपने परिवर्तन किया है. और आज का ये वीडियो ऑनलाइन जो सेशन है वो इसका एक उदाहरण है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोविड टाइम में भी आपके एफर्ट्स रुके नहीं हैं और वी केयर हमेशा पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार है. आप सब लोग जो यहाँ पे ज्वाइन किए हैं आप सबको वी केयर के बारे में काफ़ी मालूम है, लेकिन अगर कुछ लोग नए हैं या मुझे सुन रहे हैं लाइव चैनल पे या रिकॉर्डेड चैनल पे, तो मैं बताना चाहूँगा कि वी केयर फाउंडेशन पेशेंट्स को काफ़ी तरीके से सपोर्ट करते हैं. ना सिर्फ उनके ट्रीटमेंट के लिए बल्कि उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी उनके ज़िंदगी को किस तरीके से अच्छा बनाया जाए, सुधारा जाए, इसलिए वंदना जी का बहुत एफर्ट रहता है. और मैं बोलूँगा कि एक बहुत ही काबिल तारीफ एफर्ट है और जो परसिस्टेंट है. ये नहीं है कि स्पाइक्स में आ रहा है जा रहा है. It is persistence and that really makes a lot of difference. मुझे लगता है कि rather than just me talking, maybe Vandana ji, if we can have conversation and if you can put topics one by one, then maybe we can address. So आप बताइए पहला मैं क्या एड्रेस करूँ. ठीक है डॉक्टर गुलिया. पहले सबसे पहले तो ना अर्ली सिम्टम्स के बारे में जरा बता दीजिए. ठीक है. जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक सार्कोमा सर्जन हूँ और सार्कोमा जो आपके होते हैं इनको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ये ट्यूमर हैं जो हड्डी में होते हैं और ये ट्यूमर हैं जो सॉफ्ट टिश्यू मांसपेशी में होते हैं और कुछ चमड़ी के ट्यूमर भी हम ट्रीट करते हैं. तो ये एरिया है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. कुछ बातें बताना चाहूँगा इन ट्यूमर्स के बारे में जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है. ये जो ट्यूमर्स हैं ये बड़े अच्छे से ट्रीट हो सकते हैं और बहुत सारे हमारे पेशेंट्स आराम की ज़िंदगी और पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं. लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन ट्यूमर्स को हम सही समय पर पकड़ें, सही समय पर इनका इजाद करें, सही समय पर इनका डायग्नोसिस करें और सही तरीके से इनकी स्टेजिंग करें और किस तरीके का ट्यूमर है वो हम पता लगाएं. एज ए पेशेंट और एज ए लेमैन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जितना जल्दी हो सके या फिर एक सही समय पर एक ट्रीटिंग डॉक्टर के पास हम जाएं, हम उनको अप्रोच करें. अभी सही समय क्या है?
ऑब्वियसली आपके अगर घुटने में दर्द हुआ 2 दिन से, तो ये नहीं है कि आपको भाग के डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन जो हमने स्टडीज देखी हैं, जो हमने स्टडीज की हैं और जो हम सिखाते हैं वो ये है कि अगर 6 हफ्ते से ज्यादा, 5 से 6 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको पेन है हड्डी के किसी हिस्से में, या फिर आपको पेन के साथ साथ आपको वहां पे स्वेलिंग भी आ रही है, वो चाहे पहले ही हो जाए, आपको नहीं, तो आपको डॉक्टर को जरूर मिलना चाहिए। कैंसर की एक खासियत होती है कि वो घटता नहीं है, एक बार बढ़ना शुरू होता है, जब तक वो ट्रीटमेंट नहीं देंगे हम, जब तक घटता नहीं है। इन्फेक्शंस जो होते हैं वो ट्यूमर के बहुत नजदीकी होते हैं, जिसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलते हैं, कि वो आपस में कंफ्यूज हो सकते हैं, कि हम एक इन्फेक्शन को कई बारी, जो इन्फेक्शन है वो कई बार ट्यूमर के जैसे प्रेजेंट कर सकता है और ट्यूमर जो है वो इन्फेक्शन के जैसे प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि दोनों के जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, जैसे हड्डी में गांठ बढ़ना या सॉफ्ट टिश्यू जो मांसपेशी है उसमें गांठ बढ़ना, और वहां पे गर्म हो जाना, वार्मथ जिसको बोलते हैं, हाथ लगाए तो गर्म लगता है, और पेन होना। तो ये मेन सिम्टम्स हैं जो रहते हैं, और ये दोनों में हो सकते हैं। इसीलिए आपको एक सही डॉक्टर को मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप डॉक्टर को मिलते हैं तो उसके बाद फिर कुछ जांचें बोली जाती हैं। जांचें हो सकती हैं कि वो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हो, या हो सकती हैं एक्सरे या एमआरआई हो। उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि जो हमने आंखों से देखा था, जो हमने एग्जामिन किया पेशेंट को, जिस तरीके से देखा, अब हम उसको और डिटेल में देख रहे हैं, ये एक्सरे इमेजिंग के तरह से, सीटी स्कैन की तरह से, एंड एमआरआई करके। तो हमें उससे ट्यूमर की डिटेल्स पता चलती हैं, पता चलता है कि ट्यूमर के अंदर क्या क्या है, किस किस टाइप का है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि हड्डी का ट्यूमर, या मैंने आपको बोला कि चमड़ी का ट्यूमर या मांसपेशी का ट्यूमर, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सब ट्यूमर एक जैसे नहीं होते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिनको ये बीमारी हो चुकी है और उसके ऊपर आप विजय पा चुके हैं, तो आप समझते हैं कि हम बात करते हैं, कभी ऑस्टियोसार्कोमा हो गया, कभी इविंग सार्कोमा हो गया, कॉन्ड्रोसार्कोमा हो गया, अनडिफरेंशिएट सार्कोमा हो गया। तो ये अलग अलग बीमारी है जो हमने एक वर्ड जिसको बोलते हैं हड्डी का ट्यूमर या सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर, उसके नीचे ग्रुप की हुई है, ताकि लोगों को समझने में आसानी है। लेकिन हर एक इंसान की जो बीमारी है वो अलग होती है, वो ट्यूमर जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, और हर जो अलग अलग टाइप के ट्यूमर है, हर एक का ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। अगर हम ऑस्टियोसार्कोमा को कॉन्ड्रोसार्कोमा के तरीके से ट्रीट करने जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं टिपिकल एग्जांपल देता हूं कि अगर हमने टिकट ही गलत कटाई है तो हम अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। मान लिया जाना है दिल्ली और आप बैठ गए कोलकाता की ट्रेन में, तो आप पूरा जर्नी आपकी खराब हो जाएगी और डेस्टिनेशन भी गलत हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि जब हम शुरुआत करते हैं, जब हम डायग्नोसिस करते हैं, इनिशियल स्टेज में करते हैं, तो आप धैर्य बांधे रखिए, बराबर से जांच करवाइए। पूरी जांच होने के बाद करेक्ट डायग्नोसिस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना करेक्ट इलाज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलाज जब भी हो सकता है जब हमारा डायग्नोसिस सही है। जब हमें यही नहीं पता चलेगा कि क्या बीमारी हम ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर उसका ट्रीटमेंट तो गलत ही होगा। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है जो शुरू में आके बहुत ही धैर्य खो देते हैं। डॉक्टर साहब मेरे को 5 दिन हो गया, आपने मेरा सर्जरी नहीं किया या आपने कीमो स्टार्ट नहीं किया। डॉक्टर साहब मेरे को हफ्ता 10 दिन हो गया, ऐसा हो गया। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कैंसर में इमीडिएटली आज ही आते ही ऑपरेशन करना है। लोग बोलते हैं जल्दी होना चाहिए, लेकिन जो जल्दी की डेफिनेशन है वो एक बहुत वेरिएबल डेफिनेशन है। आप जैसे बोले कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, कोई बोले मैं चल के जाता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है आज के टाइम पे एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई बोले मैं गाड़ी में जाता हूँ, उसको ऑलमोस्ट 24 घंटा लगता है। कोई बोले मैं ट्रेन 15 घंटा लगता है। फ्लाइट में जाते हैं उसको 2-3 घंटा लगते हैं प्लस एडिशनल टाइम लेके। तो देखिए गलत क्या है कि जब आप बहुत लंबा टाइम ले रहे हैं, जैसे आप पैदल चल के जाएं, दिनों दिन लग रहे हैं, तो वो सही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप एक सही टाइम पे, एवरेज टाइम पे चले जाएं, जिससे कि आपका बीमारी ना बढ़े, वो एक सही टाइम है। जो हम बोलते हैं कि, और इंडिया में नहीं, इवन फॉरेन कंट्रीज के अंदर ये जो टाइम है ये 5 से 6 हफ्ते का टाइम डिफाइन किया गया है, कि शुरू में 5 से 6 हफ्ते लगते हैं इस बीमारी को ढंग से डायग्नोज करने के लिए, इस बीमारी की स्टेज पता करने के लिए,
जिसमें हम फिर अलग अलग टाइप के इन्वेस्टिगेशन, जैसे पेट स्कैन होता है, बोन स्कैन होता है, सीटी स्कैन होता है छाती का, वो करते हैं, बायोप्सी करते हैं, फिर बायोप्सी का रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो ये सारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जो डायग्नोसिस करने का है, ये समय लेता है। इसलिए हमें थोड़ा धैर्यवान होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि शुरू में अगर कुछ समय लग रहा है तो उससे आपका पूरा इलाज खत्म हो जाएगा, खराब हो पापा जाएगा। ये ने डॉक्टर बोला था बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हमें ऑपरेशन शुरू में करना ही नहीं होता, जैसे ऑस्टियोसार्कोमा है या ईविंग सार्कोमा है। इसमें हमारे को पहले कीमोथेरेपी देनी पड़ती है ताकि ट्यूमर का साइज छोटा हो जाए, ताकि हम आपके हाथ और पांव बचा सकें, ताकि हम ज्यादा मांसपेशियों को बचा सकें, ताकि आपकी हड्डी को हम अच्छे से, जिस हड्डी में ट्यूमर है उसको हम अच्छे से निकाल सकें। तो उसमें पहले कीमोथेरेपी चालू करनी पड़ती है। तो सिर्फ इमीडिएटली सर्जरी करना ये सोल्यूशन नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर हमारे पास एडिक्वेट टाइम होता है कि हम उसको प्लान कर सकें, अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूंगा कि सार्कोमा ट्रीटमेंट जो है अगर अच्छे से होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन एक बारी अगर खराब हो जाता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और ऐसे ही हम बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं जो हमारे पास आते हैं, जिनको बाहर से किसी ने ओपन बायोप्सी कर दिया, किसी ने उसको सफाई कर दिया, पहले देखा ही नहीं कि उसका डायग्नोसिस क्या है। तो ऐसी चीजों से बचें, ऐसी चीजें ना कराएं जब तक हमारे पास डायग्नोसिस नहीं है, जब तक उसका आगे ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जो कि आपको ट्रीटमेंट शुरू करने के वक्त में आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए। वंदना जी। डॉक्टर गुलिया, इट कम्स टू द नेक्स्ट थिंग कि हमेशा क्या होता है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो नेचुरली सब लोग सस्ते से सस्ता वो खर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मतलब मालूम है कि कैंसर का इलाज महंगा है और फिर पैसों की भी कमी रहती है और अच्छा भी इलाज चाहते हैं पर खर्चा भी कम करना चाहते हैं। तो वो पहले आते हैं जनरल हॉस्पिटल्स में, जैसे टाटा है या साइन है या कहीं पे ऐसे। लेकिन वहाँ जो टाइम, जैसे आपने बताया, टाइम लगता है तो धैर्य खो जाता है, तो वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में तुरंत इलाज हो जाता है, तो लेकिन फिर बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि पैसों की कमी की वजह से कितनी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मतलब चाहे प्रोसेसेस खरीदनी है, चाहे वो इम्पोर्टेड है या इंडियन है या ये सब है, तो इस सब में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे जरूरी हमें ये समझना है कि आपको कैंसर ट्रीटमेंट करने वाले अस्पताल में जाना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन ये है। प्राइवेट जनरल तो है ही है, लेकिन उससे पहले हमें क्या है, हर अस्पताल में कैंसर का बराबर से अच्छे से इलाज नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा है कि स्पेसिफिक कैंसर सेंटर्स खुल रहे हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे केईएम हॉस्पिटल है या वाडिया हॉस्पिटल है या साइन हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमारे ऑर्थोपेडिक कलीग्स हैं, वो इलाज करते हैं बाकी चीजों का, जैसे आर्थ्रोस्कोपी से, दूरबीन से इलाज करते हैं लिगामेंट रिपेयर का, हड्डी टूट जाती है उसका, या अलग अलग तरीके से जो स्पाइन की डिजीज है उसका। तो इसीलिए स्पेसिफिक तरीके से कैंसर का इलाज ना बहुत अलग है, बहुत स्पेशलाइज्ड है। और इसमें अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो पेशेंट का हाथ पांव तो जाने की दिक्कत हो ही सकती है, बल्कि पेशेंट की जान के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। हम अननेसेसरी हमारे पेशेंट्स को लूज कर सकते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्राइवेट में जाना चाहें, चाहे आप सरकारी में जाना चाहें, सबसे पहले ये देखें वहां कैंसर का इलाज बराबर से होता है, नहीं होता भी है कि नहीं, और वो फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कुछ कैंसर का इलाज होता है, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, वहाँ पे ब्लड कैंसर का होता है लेकिन हड्डी के कैंसर का नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जानकारी पूछिए आजू बाजू में, ये पता चल जाता है। दूसरी बात मैडम ने पूछी, सरकारी हॉस्पिटल में ऑब्वियसली बात है, जैसे टाटा हॉस्पिटल है या और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे अडियार हॉस्पिटल है या फिर जीसीआरआई है, ये जितने भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस में डेफिनेटली ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कैंसर का हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत कम परसेंटेज है यहाँ पे पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर जो कि कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट एक प्राइवेट सेटअप में अफोर्ड कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ऐसा नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट इंफीरियर है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और ये मैं खुद आपके सामने बैठा हुआ गारंटी से कह सकता हूँ कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एक पायोनियर हॉस्पिटल है, जिसने पूरे इंडिया के नहीं बल्कि सब कॉन्टिनेंट्स के में एरिया में सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, जहाँ पे हम
कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हर पॉसिबल टाइप का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो सरकारी हॉस्पिटल का ये मतलब नहीं है कि हम कुछ स्पेशल टाइप के प्रोस्थेसिस या एक्सपेंसिव प्रोस्थेसिस हम नहीं कर सकते, हम बिल्कुल करते हैं। जो लोग प्राइवेट में करते हैं हम उनसे ज्यादा भी करते हैं, हम इम्पोर्टेड प्रोसेस भी मंगा के करते हैं, हम स्पेशलाइज्ड प्रोसेस भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन हम एक गरीब तबके के पेशेंट को भी वैसा ही इलाज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जैसा कि कोई रिच पेशेंट जो पूरा अफोर्ड कर सकता है वो भी करते हैं। इसके लिए हमने अलग अलग तरीके के हमारे जो चीजें हैं, प्रोसेसेस है या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, वो हमने इजाद किए हैं। कॉस्ट इफेक्टिव तरीका भी हमने बहुत निकाला है। अच्छा, उसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पर सरकारी इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज्यादा सब्सिडी अवेलेबल है। जैसे टाटा हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और हमारा मेडिकल सोशल वर्कर डिपार्टमेंट है, तो आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी यू कि हमारे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया से बाहर से भी। अगर उन पेशेंट्स के पास करेक्ट तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो सच्ची में पेशेंट्स गरीब तबके के हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है, पेपर वर्क है, तो कोई भी पेशेंट जो सही हो सकता है, जो पैलिएटिव नहीं है, जो क्योरेबल डिजीज है, हम हर कोशिश करते हैं कि हम उसको सपोर्ट करें और हम उसको फाइनेंसेस भी प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल सोशल वर्कर चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे फंड्स मिलते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और जरूरत है, यहीं पर बहुत सारे एनजीओज भी हमारे साथ आके जुड़ जाते हैं। और आज जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं वी केयर फाउंडेशन की वजह से, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनजीओ है जो टाटा हॉस्पिटल के साथ 2 दशकों से भी ज्यादा से, मे बी आई एम रॉन्ग, वंदना जी एग्जैक्ट बता सकते हैं कितने साल, पर 2 दशकों से ज्यादा से तो मैं खुद देख रहा हूँ कि ये तत्पर लगे हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं कि हाँ, कोई पेशेंट आया, उसको अगर स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से इमीडिएटली सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, तो हमारे पास वो सपोर्ट अवेलेबल रहती है कि हम उनकी जांच करा सकें, उनका इलाज तुरंत स्टार्ट कर सकें। तो ये एक फर्क होता है एक सेंटर का, जहाँ पे बराबर हर तरीके से बहुत सारे पेशेंट का इलाज होता है। सिस्टम है, एक सिस्टम प्लेस में है, आप अपने आप को खोते नहीं है, आपके दूसरे दोस्त हैं, आप उनसे बात करते हैं, कैसे पैसा आ सकता है, मेरे पास कम पैसा है, कैसे सपोर्ट मिल सकती है। तो इस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जहां पे हम कोशिश करते हैं कि हर जरूरतमंद पेशेंट का इलाज हो, अच्छा इलाज हो, और इलाज ग्लोबल स्टैंडर्ड हो। मैं इंडिया की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ग्लोबल स्टैंडर्ड, वैश्विक स्तर का इलाज हो, वो हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स में अगर सही टाइम पे हमारे पास आ जाएं तो हम ये कर पाते हैं। तो आपको जरूरत नहीं है भागना है हर प्राइवेट अस्पताल के ऊपर, ऐसा नहीं है। यस, थोड़ी सी वेटिंग लिस्ट ज्यादा होती है क्योंकि अभी पेशेंट ज्यादा है, तो अभी जो आपसे पहले आया है तो ये मेरा भी दायित्व है कि उनका नंबर आए। पर हम हर प्रकार से पूरी भरसक हम प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स का इलाज हो, ज्यादा से ज्यादा हम ऑपरेशन कर सकें। अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं, अगर हमें लगता है कि किसी पेशेंट, जैसे मेरे को 15-20 दिन पहले वंदना जी का फोन आया था। वंदना जी ने मुझे कहा, डॉक्टर साहब एक पेशेंट है, इसका वेटिंग लिस्ट बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका बीमारी बढ़ रहा है। तो हमने स्पेशल थिएटर करके उसके लिए करके हमने उसका ऑपरेशन किया। तो जरूरी ये है कि हम बीमारी, अगर कुछ इमरजेंसी है तो हम करते हैं, हम प्रयास करते हैं। इन केस अगर हम नहीं कर पाते तो बाहर और हॉस्पिटल्स हैं जहां हमें पता है कि ठीक तरीके से इलाज हो सकता है, हम पेशेंट्स को रेफर भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट जो है उस तरह जो है, लेकिन हमें देखना पड़ता है बाहर कौन डॉक्टर है, ठीक से करता है कि नहीं करता है, उनकी ट्रेनिंग बराबर है कि नहीं है, वहाँ पे सेटअप बराबर है कि नहीं है, फिर हम उन जगह पे रेफर कर सकते हैं। और हम हर पेशेंट को बताते हैं कि देखिए यहाँ पे 3 से 4 हफ्ता लग सकता है, आप घबराइए नहीं, इतने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको उससे भी ज्यादा जल्दी है, कुछ दिक्कत है, तो आप बाहर ये 1, 2, 3, 4 सेंटर्स हैं, इनमें ये 4, 5, 6 डॉक्टर हैं, आप किसी को भी मिलिए, खर्चा हमें नहीं मालूम है, आपको खुद पूछना पड़ेगा, और आप उस तरीके से आप इलाज करा सकते हैं। फिर डॉक्टर गुड़िया, एक और चीज आजकल बहुत हो गई है, और पता नहीं सही है या गलत है या करना चाहिए या नहीं, कि सेकंड ओपिनियन लेने के लिए। तो क्या होता है कि एक डॉक्टर को मिले, आपने एक ओपिनियन दे दी, फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, सेम है ओपिनियन तो ठीक है, लेकिन कई बार वो कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाती है।
तो पेशेंट तो बहुत स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि क्या चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. सो डू यू एडवाइज सेकंड ओपिनियन? अगर कॉन्ट्रडिक्टरी है तो क्या करना चाहिए, ये इस पे थोड़ा सा बता सकेंगे? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैडम आंसर करने के लिए, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको सही से बता पाऊं और एक मीनिंगफुल आंसर दे पाऊं. देखिए, सेकंड ओपिनियन, अगर आपको पता है कि आपका ट्रीटमेंट या ओपिनियन किसी ऐसे डॉक्टर ने दिया है हु इज नॉट वेरी फेमिलियर विद ट्रीटमेंट, जैसे कोई डॉक्टर होते हैं जो कि बहुत समय से या बहुत ज्यादा उन चीजों का इलाज नहीं करते हैं, डेफिनेटली आप एक और सेंटर में जाएंगे जहाँ पे जो डॉक्टर हर रोज वही करता है, सुबह शाम वही करता है, तो उससे एडवाइस लेंगे. डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस इन द वे. जो जिस बंदों को जिन लोगों को, जिन डॉक्टर्स को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, दे सीट मोर ऑफन और वो आपको बेटर एडवाइस दे पाएंगे. प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब आप दो सेंटर्स में जाते हैं जहाँ पे दोनों डॉक्टर का इक्वली एक्सपीरियंस होता है और वहां से आपको अलग अलग एडवाइस मिल जाता है, तो वो बहुत कंफ्यूजन की स्टेट हो जाती है. मैं समझ सकता हूँ और हमने ये सिचुएशन फेस भी की है. मेरे हिसाब से कोई भी डॉक्टर गलत एडवाइस नहीं देता है उस स्टेज पे पहुंचने के बाद. व्हेन समबडी सो एक्सपीरियंस्ड, व्हेन समबडी हैज ट्रीटेड ट्यूमर्स फॉर सो मेनी मंथ्स एंड ईयर, जब डॉक्टरों ने इतने साल मेहनत करके वो इलाज किया है और वो एस्टेब्लिश्ड एंटिटीज हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत एडवाइस देते हैं. लेकिन उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो बेस्ट है वो आपको वो बताते हैं. ठीक है, आप ये समझिए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे को किसी ने बोला कि इसमें बढ़ने वाला प्रोस्थेसिस लगाना चाहिए, लेकिन बाय चांस मुझे लगता है कि इसकी ग्रोथ ज्यादा नहीं बची है, मे बी हम काम चला सकते हैं, शायद हो सकता है पूरी स्केलेटल मैच्योरिटी के बाद 1 सेंटीमीटर का फर्क हो, शू रेज देख कर सकते हैं, तो हम वो एडवाइस भी देते हैं. लेकिन क्या रहता है, हर ऐसे सिचुएशन में हम ऑप्शंस देते हैं पेशेंट को कि मेरे हिसाब से ये सही है, लेकिन ये 3 ऑप्शंस हैं, आप चूज कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि एक अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर कभी भी गलत एडवाइस नहीं देता है. दूसरा, जो ऑप्शंस देते हैं उसमें आपकी भागीदारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. आप आंख बंद करके आप ये ना बोलिए कि डॉक्टर साहब आप डिसाइड. जब डॉक्टर आपको ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब डॉक्टर को पता है कि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन दोनों से तीनों से काम हो सकता है. आपको चूज करना है, आपको फैमिली के साथ डिस्कस करना है, आपको बात करना है. हर ऑप्शन की कॉस्ट अलग अलग हो सकती है, हर ऑप्शन की जो फंक्शन आउटकम है जिससे कि आप कैसे परफॉर्म कर पाएंगे वो अलग अलग हो सकती है. तो वो बैठ के आपको डिस्कस करना है. उसमें और सवाल हैं तो हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको डिस्कस करके और अपना मन बना के भरोसे से फिर एक ऑप्शन चूज करके और वो फाइनलाइज कर दीजिए. फिर ये मत सोचिए कि शायद मैं ये कर लेता तो ये होता, ये कर लेता तो वो होता. उसमें हमेशा प्रॉब्लम होती है. आप ऑप्शन देखिए, सवाल पूछिए, डिस्कस कीजिए फैमिली के साथ, उसके प्रोस कॉन्स, उसके उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है वो डिस्कस कीजिए और फिर एक चीज के ऊपर फिक्स हो जाइए और घबराइए मत. अगर डॉक्टर्स ने ऑप्शन दिए हैं तो बहुत सोच समझ के ही दिए हो. प्रोस्थेसिस पे एक प्रश्न आया है कि लेग इम्प्लांट जो है इज इन प्रॉपर कंडीशन इवन आफ्टर 12 to 15 years of surgery. Is it necessary to replace it? श्वेता, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं. देखिए, आपका अगर इम्प्लांट डला हुआ है और वो 12 से 15 साल हो गए हैं, अगर प्रोस्थेसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. 100% गारंटी. ठीक है, अभी एग्जांपल देता हूं. मान लिया आपके पास एक गाड़ी है, आप गाड़ी को अच्छे से चलाते हैं, आप गाड़ी की रेगुलर सर्विस करते हैं, आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया कंडीशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही है, गाड़ी को चाहे 5 साल हो गए या 7 साल हो गए 10 साल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्यों चेंज करना चाहते हैं? आपको एक चीज और समझनी है कि जब भी हम ये सर्जरी करते हैं या प्रोस्थेसिस करते हैं तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती हैं. ठीक है, आई थिंक मैं बहुत सारे रिविजन्स करता हूँ, और क्योंकि टाटा हॉस्पिटल में बहुत सारे पुराने पेशेंट्स हैं जिनको रिविजन जरूरत पड़ती है, यहाँ के मोस्टली रिविजन्स मैं देखता हूँ. मैंने बहुत सारे रिविजन्स किए हैं और ये मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि रिविजन सर्जरी बहुत डिफिकल्ट होती है. उसमें हमें जो पुरानी चीज है जो खराब हुई है उसको निकालना भी होता है,
जो हड्डी है उसको बचाना भी होता है और फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट भी करना होता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जो सब लोग नहीं करते, इसीलिए अननेसेसरी सर्जरीज नहीं होनी चाहिए। हर सर्जरी के बाद कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसका परसेंटेज होता है, इन्फेक्शन हो सकता है और अनलेस अनटिल आपका प्रोस्थेसिस में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी रेगुलर एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, आपको अनबेरेबल पेन है, उसी के बाद ही अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लीजिए। तो मतलब अगर प्रोसेसेस में कुछ खराबी है तो, क्योंकि प्रोसेसेस तो अंदर है, अपने को पता नहीं चल सकते, डज इट शो एक्सरे में दिखता है या क्या चीजें हैं जिसको देखें तो मालूम पड़े कि प्रोसेसेस में गड़बड़ है? तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगा वंदना जी की पेशेंट को खुद डायग्नोज नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, आपको अगर दिक्कत है, देखिए भगवान ने हमारी बॉडी में बड़े अच्छे मैकेनिज्म बनाए हैं, ठीक है। भगवान हम बोलते रहते हैं मुझे दर्द क्यों होता है, मुझे दर्द क्यों होता है, लेकिन आप समझिए कि अगर भगवान ने दर्द नहीं बनाया होता तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है हमें कभी पता ही नहीं चलता। तो दर्द एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है। जैसे आपका है, आप मान लिया बराबर से 2 किलोमीटर चल पा रहे थे, आप सीधे चल पा रहे थे, आपको कोई दर्द नहीं था, लेकिन कुछ समय के बाद आपको लगता है कि दर्द शुरू हो गया है, या आपको चलने में अनस्टेडीनेस लग रही है, या आपका जो गेट पैटर्न है वो टेढ़ा हो गया है, तो मीन्स कुछ हो रहा है, इम्प्लांट घिस रहा है या उसका कोई पार्ट घिस रहा है या लूज हो गया है। ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जाइए। जब ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम एक्सरे करते हैं। सबसे पहले एक्सरे में बहुत सारी चीजें विजिबल हो जाती है। उससे पहले हम पेशेंट को एग्जामिनेशन भी करते हैं कि भाई मोबिलिटी कितनी है। हमें पता रहता है कि जब ये हमने जिस तरीके का प्रोसेस किया उसमें कितनी मोबिलिटी है। अगर मोबिलिटी बढ़ रही है तो हमें लगता है कि हाँ, इसमें कुछ जो प्लास्टिक के पार्ट होते हैं वो शायद कुछ घिस गए हैं, वो हमें चेंज करने पड़ेंगे। एक्सरे देख के हम उसको और चेक करते हैं कि इम्प्लांट का हड्डी का जो जंक्शन है वो तो लूज नहीं है, जिस हमने बोन सीमेंट से उसको फिक्स किया है वो तो लूज नहीं हो गया है। तो ये सब चीजें होती हैं, हमें एक्सरे से पता चलता है। कभी कभी हमें कुछ और जांचें जैसे सीटी स्कैन वगैरह भी करना पड़ सकता है, बट एक्सरे से काफी अच्छी जानकारी हमें मिल जाती एक प्रश्न है, शायद वो पहले ले लेते हैं। है। हाँ जी, इन प्रोस्थेसिस से रिलेटेड। proximal tibia knee implant, it is advised to limit the movement to 90 degrees. Can I move to 95 to 100? कुणाल ने पूछा। कुणाल, प्रॉक्सिमल टिबिया थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है डिस्टल फीमर के इम्प्लांट से, क्योंकि हमारा जो घुटना मुड़ने का जो मैकेनिज्म है वो हमारी मसल्स वहां पे अटैच होती हैं। अगर हम इसको एक्सेसिव मोड़ते हैं तो वो जो मैकेनिज्म है वो उखड़ने का डर रहता है। लेकिन ये चीज है वो ट्रीटमेंट के इनिशियल पार्ट में ज्यादा होती है। लेट्स फॉर एग्जांपल, आपके ट्रीटमेंट को 4-5 साल हो गए हैं और आप ऑलरेडी 90, 95, 100 तक मोड़ रहे हैं विदाउट एनी पेन एंड एनी प्रॉब्लम, और आपका नी पूरा सीधा भी हो रहा है, नो प्रॉब्लम, आप कीजिए। लेकिन एक्सट्रीम्स हमेशा अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो लेग है, ये जो प्रोस्थेसिस है, ये नेचुरल लेग नहीं है, हमें पता है, ये आर्टिफिशियल है। इसको जितना हम संभाल के रखेंगे, जितना इसकी केयर करेंगे, उतना ही आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आपको चलना नहीं है या एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग नहीं करनी है। लेकिन एक्सट्रीम्स जो है ना, अननेसेसरी भागना नहीं है, अननेसेसरी बहुत ज्यादा मोड़ना नहीं है कि मैं मोड़ के देखता हूँ कितना मुड़ जाएगा, क्योंकि ये लिमिट होती है उस प्रोस्थेसिस की। फिर अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ता है प्रोस्थेसिस के ऊपर, जिससे फिर हमें बाद में दिक्कतें आ सकती है। एक प्रश्न बहुत होता है डॉक्टर गुलिया, जिसमें कहते हैं कि फॉरेन प्रोस्थेसिस या इंडियन प्रोस्थेसिस, उनके बीच में कौन सा अच्छा है, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि हमने फॉरेन लगवाना है या डॉक्टर ने कहा है, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी है। तो एनजीओज के लिए डिफिकल्टी हो जाती है कि वो नॉर्मल वाले को, मतलब इंडियन वाले को तो फंडिंग हो सकती है शायद, पर अगर बाहर वाला बहुत ज़्यादा महंगा है तो उनके लिए डिफिकल्ट होता है। सो इज देयर अ रियल डिफरेंस बिटवीन Indian processes and foreign processes or imported processes? वंदना मैडम, बहुत ही मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट सवाल है, और आई थिंक मे बी इस पूरे वेबिनार का, सेमिनार का मे बी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, मुझे लगता है ये, क्योंकि ये सवाल मेरे सामने ऑलमोस्ट हर ओपीडी में आ जाता है। दो चीजें हमें पहले समझनी पड़ेंगी कि भैया इंडियन प्रोस्थेसिस जो है वो इम्पोर्टेड प्रोस्थेसिस से अलग क्या है। ठीक है, ये दो हमारे मेन चीजें हैं। इंडियन प्रोस्थेसिस की जो टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है।
जिसको बनाना बहुत आसान है। जब जिस चीज को बनाना आसान है, टेक्नोलॉजी सिंपल है, जो पुरानी है, तो ऑब्वियसली उसको जो बनाने की कॉस्ट है वो कम है। हमने ये प्रोसेसेस टाटा हॉस्पिटल में इसी तरीके से इजाद किया था, क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर इंश्योरेंस या सपोर्टेड इंश्योरेंस सिर्फ 4% है। मतलब 100 में से 4 लोग जो हैं उनके पास इंश्योरेंस फैसिलिटी है कि उनका ट्रीटमेंट जो है वो या तो इंश्योरेंस कंपनी से या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से या कहीं से वो ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, बाकी जो 95 से 96% जो पेशेंट हैं उनको अपनी पॉकेट से पैसा देना पड़ता है। ठीक, अभी हमारे पास इंडियन प्रोसेसेस जो है, जो हमने बनाया, फॉरेन प्रोसेसेस जो हैं वो काफी महंगे होते हैं, जैसे 3.5-4 लाख के आसपास का एक प्रोसेस आता है, वो तो हमारे पास अवेलेबल है ही है। अगर उसी का हम रेप्लिका करके कुछ बनाने की कोशिश करते तो फिर कॉस्ट भी ऑब्वियसली उसी हिसाब से पड़ेगी। लेकिन हर कोई पेशेंट सिर्फ प्रोस्थेसिस के लिए 3.5-4 लाख रुपया अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके साथ साथ हमें सर्जरी की कॉस्ट भी होती है, सर्जरी के अंदर और चीजें जो यूज होती हैं वो भी होती हैं। उसके साथ साथ हमारा कीमोथेरेपी का इलाज है, आप इतनी दूर से ट्रैवल कर रहे हैं वो खर्चा है, आप यहाँ रुकते हैं वो खर्चा है, तो ये बहुत ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो हमारे लिए एक चैलेंज था, एक समय था जब ये होता था कि पेशेंट प्रोस्थेसिस अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें। तो इसीलिए हमने एक ऐसा मैकेनिज्म ढूंढने की कोशिश की और टाटा अस्पताल ने वो प्रोस्थेसिस बनाया। शुरू में जब डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर अजयपुरी ने जब यूनिट स्टार्ट की, उस समय से उन्होंने पूरी कोशिश करके एक ये सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है और जिसको लोग ले सकते हैं। ठीक है, अभी आते हैं फॉरेन प्रोस्थेसिस। डेफिनेटली फॉरेन प्रोस्थेसिस की स्ट्रेंथ एंड टेक्नोलॉजी हमारे इंडियन जो अवेलेबल प्रोसेस है उससे बेटर है, नो डाउट अबाउट इट, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। सिंपल एग्जांपल है, या तो आप एक सिंपल बेसिक 3-4 हजार का फोन ले या 10 हजार का फोन ले, सिंपल फोन भी आते हैं हमारे पास, सिंपल में भी स्मार्टफोन आते हैं हमारे पास, या फिर आप एक सैमसंग का हाई एंड ले रहे हैं या एप्पल का फोन ले रहे हैं, उसमें फीचर्स ज्यादा हैं, उसकी टेक्नोलॉजी एडवांस है, उसके अंदर आप बहुत ज्यादा और चीजें कर सकते हैं। जिन लोगों को उसकी जरूरत है और वो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिंपल वाले फोन से बात ही नहीं कर सकते हैं, आप सिंपल वाले फोन से भी बात कर सकते हैं। तो जो आपकी डेली एक्टिविटीज की जो चीजें हैं, चलना है फिरना है, वो इंडियन प्रोस्थेसिस से भी कर सकते हैं, लेकिन जो लाइफ है इंडियन प्रोस्थेसिस की वो इंपोर्टेड प्रोस्थेसिस से डेफिनेटली कम है। तो मैं मेरे पेशेंट्स को एडवाइस करता हूं, जो पेशेंट्स के पास इंश्योरेंस है, जो पेशेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, वी शुड गो फॉर ए गुड प्रोस्थेसिस। अभी बहुत सारे लोग मेरे को ये बोले जाते हैं, डॉक्टर साहब इंडियन वाला तो जो है ये 70-80 हजार रुपए का है या 1 लाख रुपए का लगा लीजिए, लेकिन जो इम्पोर्टेड है वो 3.5-4 लाख रुपए का है, तो अगर हमें रिवीजन सर्जरी भी करानी पड़ी तो भी एक प्रोसेस है। लेकिन आप सिर्फ प्रोस्थेसिस की सिर्फ कीमत काउंट मत कीजिए, आप ये देखिए कि जब आपकी रिवीजन सर्जरी होगी उस टाइम पे सर्जरी का कॉस्ट क्या होगा, उस टाइम पे इस प्रोसेस की कॉस्ट भी बढ़ सकती है। आपकी बॉडी को ट्रॉमा हो रहा है, आपको घर बार छोड़ के आना है, ट्रेवल करना है, वो ह्यूमन आप फेस करो। तो अगर इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखी जाए तो मुझे लगता है कि जहां हम अफोर्ड कर सकते हैं वहां पे एक बेटर प्रोस्थेसिस लगाना चाहिए, ताकि बाद में कॉम्प्लिकेशंस कम हो, ताकि बाद में रिवीजन सर्जरीज कम हो और पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा फायदा हो सके। इसीलिए मैं एनजीओ से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मानता हूं कि हम हर एक पेशेंट के लिए हम 4 लाख 5 लाख इतना फंड जनरेट नहीं होता है, हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है तो इलाज मत रुकवाइए। बहुत एक ये मैसेज भी बहुत जरूरी है, अभी सुनिए आप, बहुत सारे पेशेंट आते कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो पैसा अरेंज करूंगा, मेरे को 2 महीना और लगेगा, मेरे को 3 महीना और लगेगा, मैं लगवाऊंगा इम्पोर्टेंट। गलत बात। अगर ट्यूमर का इलाज सही समय पे नहीं हुआ, अगर आपको बोला गया है कि आपको 9 से 12 हफ्ते की कीमोथेरेपी के बाद आपको अगर ऑपरेशन करा के ट्यूमर निकालना है तो वो एक सही समय है, वो जो हमने रिसर्च की है, जो एक पद्धति है उसके हिसाब से वो बहुत ज्यादा रिसर्च करके वो समय निकाला गया है, आपको उस समय पे वो इलाज कराना चाहिए। सिर्फ ये कि मेरे को इम्पोर्टेंट प्रोस्थेसिस लगाना है उसके इंतजार में आप ट्रीटमेंट डिले करेंगे तो ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा, ट्यूमर बढ़ जाएगा और स्प्रेड हो जाएगा। अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, बाद में अगर दिक्कत है उस समय तक आप
थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, फंड जमा करके उस टाइम पे लगा लेंगे, लेकिन इलाज मत रोकिए, इलाज को डिले मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका कहना ये है कि चाहे इम्पोर्टेड लगाओ चाहे इंडियन लगाओ, इम्पोर्टेड बेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंडियन किसी भी तरह से अगर इलाज का पीरियड 9 से 12 हफ्ते है तो वो टाइम में हो जाना चाहिए, चाहे इंडियन लगवा के हो चाहे इम्पोर्टेड लगा के हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक मैसेज और भी हो गया है कि जो एनजीओज है वो नॉर्मली कहते हैं कि हम इंडियन के लिए तो दे देंगे लेकिन इम्पोर्टेड के लिए नहीं देंगे। सो दिस इज अ मैसेज फॉर द एनजीओज ऑल्सो कि इम्पोर्टेड इज अ बेटर one, so it is better that if you can support it with even that can be supported by the NGOs, you know. So that's why I put it in a cost effective way, that let's for example the same NGO says that I will support this treatment later on. Now actually the cost of the treatment, उस treatment का cost बाद में अगर मिलाएंगे, सर्जरी मिला के, patient का travel ये करके वो करके, so that will be much higher than now doing an imported prosthesis at present. yeah, so whenever possible, I'm not saying that you know कि it is, और वैसे भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की एक बहुत क्लियर खासियत है, स्पेशली हमारी यूनिट के अंदर, कि अगर हमें लगता है कि एक पेशेंट का सर्वाइवल बहुत अच्छा नहीं है, कि उसको ऑलरेडी डिजीज थोड़ा फैला हुआ है, तो हम उसके लिए फिर बहुत ज्यादा महंगा प्रोस्थेसिस हम रेकमेंड भी नहीं करते। हम कहते हैं कोई बात नहीं, आपका बीमारी है, थोड़ा फैला हुआ है, हमें इसको देखना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा, सर्वाइवल कैसा है, अभी हम इंडियन ही करते हैं, आप अगर सर्वाइवर हैं, आप ठीक चलते रहे, बाद में इसमें दिक्कत आएगी तो बाद में करेंगे। सो दिस इज अ वे टू ऑप्टिमली यूज आवर फंड्स व्हिच आर अवेलेबल टू अस, ज्यादा से ज्यादा लोगों का अच्छे से अच्छा इलाज हो सके, उसी के हिसाब से हम इसको ऑप्टिमली यूज करते हैं। इसलिए बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास, कहते हैं डॉक्टर साहब आपने हमारे को रिकमेंड नहीं किया है जर्मन प्रोस्थेसिस के लिए या अमेरिकन प्रोस्थेसिस के लिए, तो उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं, मतलब तो यू नो sometimes it becomes difficult to explain to them, but this is the truth, because we have a finite amount of funds which should be used in a best possible way to help as much as possible, as many people as possible. डॉक्टर गुलिया, अब जो हॉट टॉपिक है आजकल का, कोविड के समय में सार्कोमा के कई लोगों के फॉलोअप नहीं हुए हैं, कई लोगों को डाउट हो रहा है कि कीमोथेरेपी के पहले मतलब कीमोथेरेपी करानी चाहिए उस समय या नहीं। कई लोग सोच रहे हैं कि वैक्सीन, क्योंकि अब तो 18 से 45 का उम्र का भी खुल रहा है, कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, अगर लगवानी चाहिए तो किस समय लगवानी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस रोज चेंज होती है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रियली अंडरस्टैंड कि क्या करना है। तो आप अपने पेशेंट को कुछ बताना चाहेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहली बात, कोविड से घबराइए नहीं, लेकिन कोविड से सतर्क बिल्कुल रहिए, ठीक है? घबराना नहीं है, लेकिन घबराने का ये मतलब नहीं है कि आप प्रिकॉशन छोड़ दें या आप सतर्क ना हो, आपको सतर्क जरूर रहना है। कोविड से विक्ट्री पाने का, कोविड से जीत पाने का सबसे अच्छा जो इलाज है वो है कोविड ना होने देना खुद को। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सिंपल सी चीज है, सब लोग जानते हैं, लेकिन आज के दिन में इस सेंटेंस का जो महत्व है, इस वाक्य का महत्व बहुत ही ज्यादा हो गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको भरसक प्रयास करना चाहिए कि आप कोविड इन्फेक्शन ना लें, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके घर में जो वयस्क हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यही चीज लोग आज के दिन नहीं समझ रहे हैं। आज हम लोग बोलते हैं कि सेकंड वेव आ गया, पूरे तूफान के जैसे आ गया, हर एक को हो गया, हम भी जिम्मेदार हैं। यस, हम जिम्मेदार हैं। हमने बहुत सारे यंग पीपल सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। आप खुद के बारे में ना सोचे, आप सोचे कि आप कुछ नहीं होगा, लेकिन आप एक स्प्रेडर हो सकते हैं। आप 10 और लोगों को दे सकते हैं, उस 10 में से कोई लोग अपनी जान खो सकते हैं। आपको वो चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। घबराएं नहीं, कोविड है, घबराएं नहीं। काफी लोगों को हो चुका होगा और काफी लोगों को हो जाएगा, बिल्कुल घबराएं नहीं। क्योर रेट 98% से ऊपर है। बहुत तो आप समझ लीजिए 100 में से 98 लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वो सपोर्ट लेके ठीक हो जाते हैं, लेकिन आप घबराएं नहीं, लेकिन सतर्क जरूर रहें। दूसरी चीज, कोविड हमें कैसे इफेक्ट कर सकता है?
ऐसा नहीं है कि किसी पेशेंट को अगर सार्कोमा है या किसी पेशेंट को सार्कोमा हो चुका है तो उनको कोविड होने के ज्यादा चांस है, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी आप ना सोचिए। जो कि जैसे एक जिसको कोई बीमारी नहीं हुई है उसको भी उतना ही चांस है जितना हर एक को है। कई बारी क्या रहता है, जब पेशेंट ट्रीटमेंट पे होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी काफी कम होती है, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी कम है तो कोविड के जो साइड इफेक्ट्स हैं या जो कोविड की कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत ज्यादा हो सकती हैं। तो इन पेशेंट्स को जिनका इलाज चल रहा है या जिनका इलाज अभी जस्ट खत्म हुआ है, उनको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना है, एक नॉर्मल बंदे से भी कहीं ज्यादा सतर्क रहना है। आपको कोविड हो जाए, खुद घर में इलाज ना कीजिए, एडवाइस लीजिए डॉक्टर से। डॉक्टर आपको कहे कि आप फिट हैं, आपका घर में इलाज हो सकता सॉरी आपका घर में इलाज हो सकता है, आप घर पे इलाज करवाइए। अगर उनको लगता है कि आपको सपोर्ट की जरूरत है, वो आपको गाइड करेंगे, उसके हिसाब से कीजिए, खुद ट्रीटमेंट ना करें। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वैक्सीन का, जो मैडम ने बोला, और बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट हर रोज मेरे पास कोई ना कोई मैसेज फोन आ ही जाता है पेशेंट्स का, जो उन्होंने पहले ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर साहब वैक्सीन का क्या करें, ले नहीं ले। देखिए, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं एट प्रेजेंट या आपका ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है, आप बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने दिमाग से ये चीज बिल्कुल हटा दीजिए। जब सेकंड वेव नहीं आई थी, जो गैप था हमारा फर्स्ट वेव के और सेकंड वेव के बीच में जब कम था, तो लोगों ने वैक्सीन लेनी छोड़ दी थी, क्योंकि लोग सोचते थे अरे कोरोना चला गया, वैक्सीन क्यों लेनी है, इस वैक्सीन से कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा या कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल साइड इफेक्ट जैसे बुखार हो गया, बॉडी एक हो गया, वो 2-3 दिन तक हो सकते हैं, उससे ज्यादा अभी तक कोई भी डेटा नहीं है कि वैक्सीन से कुछ अननेसेसरी की कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। हमारे पास ये शुरुआती रिजल्ट्स डेफिनेटली हैं, अभी आए हुए हैं, कि वैक्सीन अगर किसी ने दोनों वैक्सीन कंप्लीट कर ली है और 2-3 हफ्ते का टाइम सेकंड वैक्सीन के बाद भी हो गया है, तो जिस सीवियरिटी से कोविड आता है वो सीवियरिटी कम रहती है, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोविड की कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं, इसीलिए वैक्सीन लेना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए आप बिल्कुल ना घबराएं, वैक्सीन लें, अपने घर में भी जो लोग हैं उनको भी वैक्सीन दिलवाएं, क्योंकि जब तक हमारी सबकी हर्ड इम्यूनिटी नहीं होगी ये वेव्स ऐसे ही आती रहेंगी और हमें इसको प्रिवेंट करना है। इसीलिए मैं अभी अगर उस समय पे वैक्सीन उस समय पे वैक्सीन हमारे पास काफी अवेलेबल थी, सेंटर्स खाली पड़े हुए थे, लोग आते नहीं थे, अभी लोगों को डर लग रहा है तो अभी भाग रहे हैं, अभी वो वैक्सीन खत्म हो गई है। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए मैं ये बोलूंगा, जब भी अवेलेबल है अपने अपॉइंटमेंट के अनुसार, अपने रजिस्ट्रेशन के अनुसार आप जाइए, आराम से जाइए, भीड़ ना कीजिए, गर्दी ना कीजिए, लोगों से दूर रहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए और अपनी वैक्सीन लीजिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं ये चाहूंगा कि हर कोई बंदा, अभी हमारे पास आई थिंक 43 लोग हैं इस वेबिनार पे, ये 43 लोग एक बंदा कम से कम 5 और लोगों को ये मैसेज दे और सिखाए, ताकि ये स्प्रेड हो और हमारे सबके अंदर ये जागरूकता हो वैक्सीन के लिए, ताकि हम इस कोविड को कंट्रोल कर पाए। और हमारा देश जो आज के दिन हेल्थ केयर के ऊपर जिसके ऊपर इतना बर्डन है, ऐसा नहीं है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम खराब है, लेकिन कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के किसी कोने में अगर इतने पेशेंट एक साथ आ जाएंगे तो उसको ट्रीट नहीं कर सकता है। यही था लॉकडाउन करने का। लॉकडाउन से ये नहीं है कि कोविड खत्म हो जाता है, लेकिन जो कोविड की जो स्प्रेड होने की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। हम बोलते हैं कि 5% जो पेशेंट हैं उनको ऑक्सीजन लगती है, सपोर्ट लगती है, वेंटिलेटर लगता है, लेकिन अगर एक समय पे 10,000 लोग होंगे तो उसका 5% बहुत कम होता है, लेकिन अगर लाखों 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 में लोग हो जाएंगे तो उसका 5% कितना ज्यादा हो जाएगा, हम कैसे सपोर्ट करेंगे। और इसीलिए शायद हो सकता है कि लोग जो ठीक होने वाले भी हैं उनको बेड ना मिले और हम उनको खो दें, क्योंकि अननेसेसरी लोग या तो एडमिट हैं या हमारे पास उन्हें बेड नहीं है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, बिफोर ब्लेमिंग एनीबडी एल्स, बिफोर showing fingers to anybody else, we need to look inside, do introspection, खुद सोचें कि हम अपनी चीजें, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं कि नहीं निभाए, क्योंकि ये सिर्फ सरकार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हर एक सिटीजन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
सरकार हर जगह पे खड़ी नहीं हो सकती। ये हमारा भी दायित्व है, हर एक बंदे का दायित्व भी है कि स्प्रेड को रोकें, ना फैलाएं। सरकार जो सपोर्ट कर रही है उस सपोर्ट को यूज करें और अच्छे से लोगों को एजुकेट करें। आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो फिर अभी जैसे किसी का चेकअप था ड्यू पर उनका मिस हो गया, वो नहीं आ पाए कोविड के कारण, तो देखिए कोविड में हमने टाटा अस्पताल में हमारी जो पद्धति है, जो पेशेंट को देखने का सिस्टम है, हमने पूरा चेंज किया है। ऑल ओवर ग्लोब से बहुत तरीके के मॉडिफिकेशन आए हैं। हमने इसके ऊपर 2-3 हमने पेपर भी लिखे हैं। अगर आप गूगल करेंगे, मेरा नाम गूगल करेंगे या डॉक्टर पुरी का करेंगे या हमारी यूनिट का करेंगे, तो आपको वो पेपर्स भी मिलेंगे कि हमने किस हिसाब से मॉडिफाई किया है। और हमने और लोगों को भी सिखाने की कोशिश की है कि आप कोविड पैंडेमिक के टाइम में भी आप जो आपके इमरजेंसी पेशेंट्स हैं, जो आपके कैंसर पेशेंट्स हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, आप इलाज कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर सिस्टम होना बहुत जरूरी है। उन पेशेंट्स की टेस्टिंग होनी बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, एक SOP सिस्टमिक ऑपरेशन प्रोसीजर एक वो क्रिएट करना बहुत जरूरी, जो हमने टाटा अस्पताल में क्रिएट किया है। और हमने एक भी दिन, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं ये बात बोलते हुए कि टाटा मेमोरियल अस्पताल ने एक भी दिन काम बंद नहीं किया। हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज, हमारा सपोर्ट स्टाफ, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक बंदा आता रहा है। अस्पताल एक भी दिन बंद नहीं हुआ है। हमारे जो पेशेंट हैं जिनको कोविड हुआ है उनका भी हम इलाज करते हैं। हमारे को बहुत सपोर्ट्स भी मिली है और उसके हिसाब से इसीलिए हम ये दिखा पाए हैं, ये पैटर्न दिखा पाए हैं। जब इंडिया में शुरुआती दौर में पिछले मार्च में बहुत सारे अस्पतालों ने काम करना बंद कर दिया था, हमने दिखाया कि अगर आप ध्यान से एक पद्धति बनाएं, आप ध्यान से एक सिस्टम इजाद करें, आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ध्यान देना है कि जो अननेसेसरी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को 5 साल हो गए हैं, मुझे पता है कि उसको बीमारी आप वापस आने का चांस बहुत ही मिनिमल है, तो मैं उस पेशेंट को क्यों ट्रेवल करवाऊं इस समय के अंदर, मैं उस पेशेंट को क्यों रिस्क में डालूं। वो खुद भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, औरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इसमें मॉडिफिकेशंस किए हैं। जो हमारे लॉन्ग टर्म फॉलोअप्स थे, हमने उनको बोला है कि आपको 4 महीने पे आना था, आप 4 पे मत आइए, आप 6 पे आइए। आपको दिक्कत है, हमने स्पेशल ईमेल्स क्रिएट किए, हमने स्पेशल लैंडलाइन फोन्स क्रिएट किए। हर डिजीज मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर एक्स्ट्रा फोन नंबर्स दिए गए, कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए गए ताकि लोग उनको कांटेक्ट कर सके। जिसकी भी अपॉइंटमेंट थी उनको फोन कर करके बोला गया क्या आपकी अपॉइंटमेंट पोस्टपोन है, आपको अगर इमरजेंसी है इस पे आप कांटेक्ट कीजिए। तो ये हमने मॉडिफिकेशंस किए हैं, इसीलिए जो लॉन्ग टर्म फॉलोअप है उसको हम डिले कर सकते हैं। उसमें भी कोई प्रॉब्लम है, लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी करते हैं, हर ओपीडी में करते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेंसी पे अगर हमें लगता है कि मेरे को इस पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा या मुझे कुछ और जांचें चाहिए, तो हम वो जांच लेते हैं। हम उन पेशेंट को एक बार बुला भी लेते हैं। हम उन पेशेंट्स को उनके लोकल एरिया में भी अगर कोई ट्रेन डॉक्टर्स हैं उनके पास भी भेजते हैं सपोर्ट के लिए। और मैं ये फिर स्ट्रेस देना चाहूंगा कि हेल्थ केयर सिस्टम ने इतना सपोर्ट किया है कि इवन इन सम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, इफ आई हैव रेफर्ड सम पुअर पेशेंट्स व्हिच दे कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट, दे हैव सीन द पेशेंट फॉर फ्री। उन्होंने देखा है, उन्हें एडवाइस किया है कि डॉक्टर साहब ऐसे है, और हमें कांटेक्ट किया है। तो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम लगा हुआ है, हर कोई अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। और जितने भी मॉडिफिकेशंस हैं ये इसीलिए हैं कि अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड हो, अननेसेसरी स्प्रेड अवॉइड हो। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है जो पेशेंट के सर्वाइवल के लिए, लिम्ब साल्वेज के लिए, वो चीजें चलती रहें और वो सिस्टम हमारा चालू है। सो कीमोथेरेपी के बीच में वैक्सीन लगवा सकते हैं या कोई पीरियड है जिसमें आगे पीछे करके? देखिए मैं सजेस्ट करूंगा कि उसके लिए, देखिए कीमोथेरेपी अलग अलग टाइप की होती है। कुछ कीमोथेरेपीज ओरल होती हैं, बहुत सिंपल होती हैं, हो सकता है इंटरेक्शंस ना हो, उसमें हो सकता है कि हमारी इम्यूनिटी भी इतनी कम नहीं जाती है। लेकिन कुछ कीमोथेरेपीज होती हैं जो इंजेक्टेबल्स हैं, जिनमें इम्यूनिटी बहुत डाउन जाती है, इंटरेक्शन भी हो सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये ब्रॉड स्टेटमेंट यहाँ से ना लें, आपके जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करें। वही डॉक्टर जो स्पेसिफिक चीजें आपकी देख रहे हैं उसके हिसाब से बताएंगे, कितना जरूरी है वो भी बताएंगे, और फिर आप कब ले सकते हैं उसके हिसाब से आपको गाइड करेंगे। अब डॉक्टर गुलिया, इम्यूनोथेरेपी और जो बहुत बड़ा वर्ड है और जिसको देखो आजकल वो उसी के विषय में बात करते हैं। तो
Would you like to say something? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इम्यूनोथेरेपी क्या है। इम्यूनोथेरेपी में जो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, जिससे बॉडी उसमें कुछ स्पेशल ऐसे ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो हमारे जो जो कैंसर को जो ट्रीट करते हैं या जिस तरीके से कैंसर होता है या बढ़ता है, उसमें उसके पाथवे में कुछ स्पेशल टारगेट्स हैं जिनके लिए कुछ थेरेपीज, कुछ कीमोथेरेपीज ये हमने इजाद हुई हैं। अभी फिर से वही बात कहूंगा कि 400-500 अलग अलग तरीके के कैंसर हैं। हड्डी में ही कुछ 20 अलग तरीके के कैंसर हैं। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में कुछ 50-60 अलग तरीके के सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है। हर एक का बिहेवियर अलग अलग है। ऐसे ही हर साइट पे, लंग्स में, ब्रेस्ट में, इंटेस्टाइन में, हर जगह पे अलग अलग टाइप के ट्यूमर होते हैं, उनके भी सब टाइप्स होते हैं। एक टाइप की इम्यूनोथेरेपी हर एक ट्यूमर के ऊपर नहीं चलती है। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जहां पे इम्यूनोथेरेपी ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है और हम उसको यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं पहले आपको अपने स्पेशलिटी का एग्जांपल दूंगा। जैसे मेलानोमा है, जो एक चमड़ी का कैंसर होता है जिसमें ब्लैकनिंग हो जाती है। तो मेलानोमा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और अभी हमने देखा है कि पिछले 7 से 8 साल में इम्यूनोथेरेपीज बहुत आई है मेलानोमा में, जिसमें कि 2 दवाइयों को मिला के अगर देते हैं तो मेलानोमा के जो पेशेंट हैं वो काफी समय तक ठीक हो जाते हैं। अगर पूरे भी ठीक नहीं हो पाते हैं तो हम उनकी लाइफ को काफी प्रोलॉन्ग करते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जहाँ पे है लंग्स में है, वहां भी एग्जांपल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट बोले कि नहीं, इम्यूनोथेरेपी हर जगह अवेलेबल, ये बेस्ट थेरेपी है। सार्कोमास के अंदर आज के दिन कोई भी इम्यूनोथेरेपी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में नहीं अवेलेबल है। कुछ पेशेंट्स हैं जो कि जिनके ऊपर हम अपने सारे रेगुलर ट्रीटमेंट खत्म कर चुके हैं, उनकी बीमारी बढ़ गई है, फैल गई है, फिर हम उनका स्पेशल टेस्ट करवाते हैं। उन टेस्ट के हिसाब से अगर लगता है कि कोई स्पेशल टाइप की इम्यूनोथेरेपी हेल्पफुल है तो ही देते हैं। ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, इम्यूनोथेरेपी क्योंकि एक बहुत ही नई इजाद की हुई दवाई है, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉस्ट है। जैसे मेलानोमा में अगर हम 2 कॉम्बिनेशन जो हम देते हैं, दवाइयां देते हैं, और अगर पहले तो इंडिया में अवेलेबल भी नहीं, इंपोर्ट करानी पड़ती है, तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं, तो उनका कॉस्ट इतना ज्यादा है कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स आए हैं, दे वांटेड टू इवन सेल देयर हाउसेस। लेकिन किस चीज के लिए? कि कुछ महीने के लिए लाइफ प्रोलॉन्ग हो। तो ये एक ऐसा सवाल है, जब हमारे पास हेल्थ सिस्टम नहीं है, इंश्योरेंसेस नहीं है, क्या ये जरूरी है? ये जवाब आई थिंक हर एक को खुद सोचना चाहिए। फैमिली में और भी मेंबर्स हैं, फैमिली में और भी लोग हैं, उस हिसाब से सोचना चाहिए। लेकिन मोटा मोटा बोल के बोन सार्कोमास में और सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास में इम्यूनोथेरेपी का आज के दिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर में कोई रोल नहीं है। बहुत ज्यादा रिलैप्स्ड केसेस में जहां कुछ भी नहीं बचा है, वहां पर स्पेशल टेस्ट करने के बाद हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं और जनरलाइज ना करें इसको। पर जब आप ऐसे इवेल्युएट करते हैं तो आप पेशेंट के साथ थोड़ा टाइम देते हैं उनको समझाने के लिए कि इसकी कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स क्या होंगे? एब्सोल्युटली मैडम। सो व्हेनेवर, एटलीस्ट इन माय क्लिनिक, जब हम इसके लिए करते हैं तो मैं तो हर पेशेंट को ये बोलता हूँ कि आपको देखना पड़ेगा, इतनी ज्यादा कॉस्ट है कि क्या ये कॉस्ट जो भी उससे बेनिफिट है, वो बेनिफिट भी बहुत मार्जिनल है, बहुत थोड़ा सा बेनिफिट है, क्या वो कॉस्ट उस बेनिफिट की रेशो में आपको ठीक लगता है? मैं ऐसा नहीं हूं जो टर्म्स डिक्टेट करूं, क्योंकि हर एक इंसान का प्रोफाइल, हर एक इंसान की समझ थोड़ी अलग होती है। लेकिन हमें ये बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि वो जो ट्रीटमेंट है जिससे थोड़े से फायदे के लिए और कई लोगों का नुकसान हो जाए, क्या वो वर्थ है करना? ये सवाल तो हर एक इंसान को खुद सोचना पड़ेगा। डॉक्टर गुलिया, एक और प्रश्न है लास्ट, सॉरी थोड़ा सा टाइम ज्यादा जा रहा है। एब्सोल्युटली, आई एम एंजॉयिंग इट, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हम लोग के यहाँ ग्रुप में ना बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि रिकवर्ड हो गए हैं और जो ठीक हो गए हैं, और अब वो चाहते हैं किसी भी तरह से
मतलब जो अभी जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है उनको हेल्प करने के लिए। तो जैसे एक शब्द बोलते हैं बडी प्रोग्राम की, मतलब मैं आपका दोस्त बन जाऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा। तो उसके लिए बहुत लोग आतुर हैं कि हम लोग वो बडी प्रोग्राम करना चाहते हैं, क्योंकि दे वांट टू गिव बैक व्हाट दे हैव रिसीव्ड। तो आपका क्या कहना है उसके ऊपर, एंड व्हाट इज इट दैट यू थिंक वी शुड डू टू मेक इट अ इफेक्टिव बडी प्रोग्राम? सो आई थिंक जैसे वी केयर फाउंडेशन ने हमेशा से ही कुछ कुछ नई नई चीजें लाई हैं, तो ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट है और मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर ऐसा बड़ी प्रोग्राम ढंग से बनाया जाए, उसको प्लान किया जाए, तो ये डेफिनेटली कारगर होगा और अच्छा साबित होगा और बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्प भी मिलेगा। मैं जितने भी सार्कोमा सपोर्ट मीटिंग्स करता हूँ, पहले हम टाटा में हर महीना करते थे, आपको पता है, लेकिन अभी कोविड की वजह से हम नहीं करते हैं, क्योंकि एडिशनल काम भी है प्लस सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करता है। हर उस प्रोग्राम में और आज के प्रोग्राम पे भी मैंने कहा है कि आप दूसरे लोगों को सिखाएं। मैंने आपको बोला कोविड के बाद कि आप और 5 लोगों को बताएं, दिस इज कॉल्ड एज बडी। लेकिन हमें ना उस बडी को डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि हु इज दैट बडी और उस बडी का काम क्या है। अगर बडी को अगर हम ये बोले कि बडी है, बडी विल प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को दुख है, दर्द है, बात करना है, उनके जो मेंटल स्ट्रेस है उसको कम करना है, मुझे लगता है बड़ी से अच्छा, और जो पेशेंट जो ऑलरेडी उसके ट्रीटमेंट के और बीमारी के ट्रॉमा से गो थ्रू हो चुके हैं, उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। मैं बोलता हूँ इवन डॉक्टर्स विल नॉट बी एबल टू काउंसिल एंड सपोर्ट दैट वे, इट विल बी वेरी वेरी गुड। कुछ कॉमन चीजें जैसे ट्रीटमेंट के दौरान क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ट्रीटमेंट के दौरान आपको क्या क्या सोचना चाहिए, ट्रीटमेंट में क्या क्या खाना है, ट्रीटमेंट के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, आपकी फैमिली कैसे करनी चाहिए, स्टूडेंट्स हैं तो कितना पढ़ सकते हैं, कितना ध्यान दे सकते हैं, ये कॉमन चीजें मुझे लगता है बडी विल बी एबल टू हेल्प इन अ वेरी वेरी गुड मैनर एंड इट विल बी अ वेरी गुड सपोर्ट। लेकिन इसके साथ हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर बडी पेशेंट को पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या उसका जो डिजीज स्पेसिफिक एडवाइस देने लग जाए, वहां गलत हो जाएगा। और वो गलत क्यों होगा, उसका एक कारण है कि जिस इंसान को वो बीमारी हुई है वो अपनी बीमारी के बारे में जानता है और अपनी बीमारी के बारे में भी जो उसके साथ घटित हुआ है वो जानता है। उनको उनको ट्रेनिंग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, सारा जो प्रोफाइल है वो देखने का। इसीलिए हमें बड़ी प्रोग्राम को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कॉमन चीजों के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, कॉन्टेक्ट्स क्रिएट करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे जनरेट करें उसके लिए, किसको जाके मिले उसके लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। ट्रीटमेंट रिलेटेड जो पार्ट है वो कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट की बीमारी, हर पेशेंट की सर्जरी, हर पेशेंट की कीमोथेरेपी, हर पेशेंट की सेम कीमोथेरेपी देने के बाद कॉम्प्लिकेशन, सेम सर्जरी करने के बाद कॉम्प्लिकेशन अलग अलग होते हैं। वो मिस गाइडेंस ना हो, अगर वो हम ध्यान कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम काफी अच्छा रहेगा। एंड आई विल बी हैप्पी टू ट्रेन few of the buddies if they want. I will volunteer to help them in training the basic module, the basic things which they can specifically use. और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक प्रॉपर मॉड्यूल बनाइए जिसके अंदर ये होगी, हाँ ये चीजें आप बोलिए, इन चीजों में ये होता है। हम इन बडीज को और भी ट्रेन कर सकते हैं, जैसे सम पीपल मे नॉट नो कि न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या होती है, कैसे होता है, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इनको सिखाई जा सकती है एंड दे कैन हेल्प आउट। नहीं, तो अभी जैसे कोविड का समय है तो मेरे ख्याल से अभी मुझे नहीं लग रहा है कि नेक्स्ट 6 महीने तक कुछ नॉर्मलसी आने वाली है, या मतलब लोग बाग इतना कॉन्फिडेंट फील करें कि वो हॉस्पिटल जा सकते हैं या कुछ है। सो मे बी दिस इज अ गुड टाइम टू डेवलप दिस प्रोग्राम एंड वर्क ऑन इट, एंड मतलब हम लोग एक टीम बना लेते हैं 5-6 जनों की, जो कि पेशेंट्स के साथ फोन पे बात कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं, और like you said, no medical information will be transferred. It उसका will be उसका only just हाँ जी, उसका मेडिको लीगल इम्पैक्ट भी हो सकता है। बाय चांस कोई पेशेंट बोले अरे मेरे को तो हाँ
वी केयर, I'm just giving example, don't वी केयर फाउंडेशन के उस बड़ी ने बोला था कि ऐसे करो, तो लेकिन मेरा तो गड़बड़ हो गया, मैं गिर गया, मेरा फ्रैक्चर हो गया, मेरा पाँव, you know, we should avoid हाँ, that. Yeah, so we should stick हाँ, to हाँ, generalized things. We should keep a bracket what is good to do and what should not be done, so it should be हाँ. progressive. And like you said, you know, one major thing कि जो मेरे साथ हुआ है वो जरूरी नहीं है कि वो उस पेशेंट के साथ भी वही होगा. So Exactly. I should not relate any experience जो मेरे साथ हुआ है, because the experience of chemotherapy and everything will be different for another patient, right? Absolutely. एक ने पूछा है यहाँ पर, किसी के लेग में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो और वो बिना शू पहनकर हमेशा चलता रहे, तो क्या इम्प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आएगा फ्यूचर में? 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो मैं आपको बोलूंगा कि डेफिनेटली आप शू रेज लेके चलिए, क्योंकि उससे 2 चीजें हैं. पहली चीज तो आपका वॉक करने का स्टाइल बेटर हो जाता है, आपको जो लचक जिसको बोलते हैं वो लचक आपकी कम हो जाएगी. दूसरा, कुछ भी एबनॉर्मल तरीके से हम चलते हैं तो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा होता ही है. अगर हम छोटे पैर से चलेंगे तो पैर के ऊपर नहीं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन की हड्डी है, उसमें भी टिल्ट आ जाता है. सो वी शुड अवॉइड दैट. 1 सेंटीमीटर शू रेज है, आराम से कर सकते हैं. कॉस्मेटिकली भी शू के अंदर डाल सकते हैं, आपको बाहर भी डालने का जरूरत नहीं है. तो कॉस्मेटिकली भी ऐसा नहीं है कि आपको फर्क लगेगा. यू शुड यूज इट. ठीक है. ऐसा करते हैं, सबको अनम्यूट कर देते हैं एक बार, बिकॉज कैन वी रेफर पेशेंट्स टू टीएमसी वाराणसी फॉर ट्रीटमेंट? Absolutely, why not? TMC Varanasi is a full-fledged hospital which is giving almost all the facilities. Bone and soft tissue treatment is also being done there. मैंने 2020 में जनवरी में जाके वहाँ पे खुद मैंने जाके सर्जरीज भी की हैं. और डॉक्टर अश्विन प्रजापति जो यहाँ पे हमारे सीनियर फेलो थे, उसको ट्रेंड विद मी फॉर 3 years. Now he is there since almost 6-7 months and he's doing a great job. And we are training a special person from Varanasi at present who is with me, and he will also go back. So definitely हम बिल्कुल कर सकते हैं. और हमेशा हम कंसल्टेशन में करते हैं. अगर वहाँ पे कुछ डाउट है तो ऑलमोस्ट एवरी वीक वी हैव आवर वर्चुअल मीटिंग्स. वहाँ पे डायग्नोसिस का भी डाउट है तो यहाँ पे रेफर होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो एक अलग है और कुछ नहीं हो रहा है. इट इज इन ऑल इन कंसल्टेशन विद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल गाइड कंसल्टेंट्स एंड द गाइडलाइंस व्हिच आर देयर. और कुछ एक फैसिलिटी जो वहाँ पे नहीं है और हमें लगता है कि उस पेशेंट को उस फैसिलिटी की या उस स्पेशलाइज्ड तरीके के इलाज की जरूरत है, तो वो वहां से पेशेंट को यहाँ भी भेज सकते हैं. हम अकोमोडेट करते हैं एंड वी ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल केयर व्हाटएवर वी कैन. क्योंकि डॉक्टर गुलिया अभी ऑलमोस्ट 1 साल से वी केयर जो है वो वाराणसी में जो पेशेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. हम लोग ने एक लोकल आदमी है वहाँ पर, उनको डेप्यूट करा है, वो हफ्ते में जाते हैं. इधर तो खैर केसेस वाराणसी में बहुत ज़्यादा हो गए थे तो वो नहीं जा रहे थे, और हॉस्पिटल में भी कईयों को कोविड हो गया था तो फिर मुश्किल हो रही थी, लेकिन रेगुलरली जाते हैं. फिर हम लोग ने 2-3 जूम मीटिंग्स भी करी हैं, हॉस्पिटल ने ऑर्गेनाइज करी है, जहाँ पे पेशेंट्स आ जाते हैं, वी टॉक टू देम अगर उनको कुछ समस्या है तो. और उसके अलावा जो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल हेल्प करा है तो उनके नाम वगैरह रहते हैं, तो वी हैव डन फॉलो अप कॉल्स विद दोज पेशेंट्स एंड स्पोकन टू देम एंड यू नो कैसे उनको गाइड कर सकते हैं, वो सब किया है हमने वाराणसी में. सो इट वाज नाइस कि ये कोविड टाइम में ये चीज़ हम लोगों को मिल गया मौका, वरना वाराणसी का बहुत दिनों से बातचीत कर रहे थे, नहीं हो रहा था. लेकिन क्योंकि एक अच्छा आदमी चाहिए था बनारस में काम करने के लिए, तो वो भी मिल गए और पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी हो गया. इट इज ऑर्गेनाइज वेरी वेल, वहाँ का जो सिस्टम है उसमें. सो इट वर्क्स आउट. So I would request everybody to put on your cameras, please, so that we can take a picture and put it on the Spandan group. And if anybody has any specific question which they would like to ask. Can I please ask Dr. Gulia something? Sure, Jovita.
Good afternoon, Dr. Gulia. Thank you for being with us today. I was just wondering if we can formulate like a do's and don'ts list for the buddies of the buddy program. Can I run it by you? Sure, why not? More than happy to Okay. help. So Geeta, I'll you make probably that list. email. We'll make a kind of a guideline, and we'll write the specific do's and the specific don't do kind of thing, and we will just have you approve it for us. Thank you so much for involving me in this. We'll be happy to help. Thank you, sir. Thank you. Anybody else has anything to ask? Okay, so then just please put on your camera so Jyoti can take a picture. And just to let you know that, Dr. Gulia, can I share with them that about your COVID experience? Please go ahead. Dr. Gulia has had COVID, and 15th day of his COVID, when he was allowed to go out, he went to the hospital and he's been going to the hospital. It is a tiring experience, I'm sure, but even today, I think it must have been a tiring thing for him because surgery in the morning and talk with us in the afternoon. But just one phone call, and he was like, as soon as I get well from COVID, I'm going to be there to talk to the patients. And in fact, he has also said that maybe, if you have your list of questions and you think it's enough to ask him to come again, he'll be happy to come again and answer all the questions that you have. So, which is really nice, because if we get a support from a knowledgeable person, it really makes a lot of difference. So once again, thank you, Dr. Gulia, and we can all clap. At least he can hear if he can't Thank see. you, madam. Thank you so much. And it was a pleasure talking to you as always. And I have always seen how WeCare has grown miles and bounds. And the more important is that how you have adapted over the years to keep it more dynamic and live. That is more important. And always in depth to the support which you provide to our patients, because we know how much effort it takes to support each and every patient. So thank you so much for all your efforts, and I'll be happy if I can contribute in any way. Yeah, last year we were lucky, Dr. Gulia, that our donors also believed in us, and they continued with the support. We hope the same support comes this year, and so that we don't have to stop the activities for helping out patients in any way possible. So we are just hoping that continues. That's the main thing. Thank you very much. Just for your information, on the 22nd of May, on at the same time, 11 o'clock, we are going to have a talk on clinical trials. So everything that you need to know about clinical trials will be discussed there. So though the information will be sent, but I'm just giving the information now. Sandeep, can you take the picture now? Because I think everybody has put on their camera. So it will be nice. Yeah. मोबाइल से ज्वाइन करा था, मैं पोज दे रहा हूँ इस्माइल के साथ. Yeah. Thank you. Thank you very much. Take care of yourself, everyone. Be safe and keep everybody safe around you. Earlier I used to say be happy and keep everybody happy around you, but I think this year safe is more important, because if you are safe, you will be happy also. Take care. Nice talking to you. Thank you for guys. Thank you very much, Dr. Gulia. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you, all of you. Thank you, sir.